हाँ। हम्म, एक बार एक लाइव आ जाने दो। क्या लाइव नहीं आएगा मैं अभी? चलो एक बार देख लेते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है या। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और जो आपकी क्लासेस चल रही है वेरी गुड ऑसम क्लासेस चल रही है। और जो आपको मिल रहा है ना यार, बहुत अच्छा मिल रहा है। क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, अगर आप ये सारी चीजें यहाँ से सीख के जा रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार हाँ, आप कुछ करके जा रहे हो और इजिली इन फ्यूचर सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। क्योंकि जो आप लोग यहाँ पे पढ़ के जाओगे तो एक बार आवाज आ रही है क्या कंप्लीट? जो आप लोग यहाँ पे पढ़ के बिल्कुल ठीक है। आप जो भी पढ़ोगे यहाँ पे वो आपके इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, जैसे गेट के एग्जाम में, या फिर मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए अरे गेट तो है एक गेट टू 2023, बस इसके साथ साथ देखो, अगर आप मान के चलो यूपी आरवी यूएनएल में जो वैकेंसी निकलती है वो गेट के सिलेबस के थ्रू निकलती है। अगर आप बीएचईएल की बात करोगे तो बीएचईएल, अब ये नहीं कि सर मैं तो जेई लेवल का पढ़ लूंगा बीएचईएल, नहीं भाई, पढ़ना तो हाई लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर बीएचईएल 2019 में हुआ था, उसका एग्जाम कंडक्टेड हुआ था 2019 में, तो अगर एग्जाम देखोगे तो यार हिल जाओगे, ऐसे कांप जाओगे, रुए कांप जाएगी आपकी, इतना डिफिकल्ट पेपर था। और आप समझ सकते हो, या फिर अदर पीएसयूज होती है, वो एक लेवल सेट कर चुकी है कि भाई मैं तो गेट लूंगा, गेट के थ्रू। अब गेट के क्वेश्चन कहां पे काम आते हैं, जैसे अब यूपी का कोई एग्जाम है, मान के चलिए एई का एग्जाम है, या फिर आप पीएसयूज के थ्रू कह लीजिए, वो जो क्वेश्चन बनाता है अधिकतर मैक्सिमम, वो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज करता है। ठीक है, ईएससी का भी करता है, इसका भी करेगा, एई का भी करेगा, जो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, तो इन सभी प्रीवियस ईयर का यूज करता है। अब वही अगर आप प्रीवियस ईयर में एक बार लगा लोगे तो सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और साथ में कॉन्सेप्ट्स लगा लोगे तो इससे अच्छी चीज क्या है यार, आप एक चीज बताओ ना। तो घर बैठे आपको क्या मिल रहा है, 1 घंटा अगर आप पढ़ लोगे पर डे का, तो यार 365 दिन पढ़ सकते हो आप, और 365 दिन में आराम से एग्जाम निकल जाता है। बस कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, ये दो बड़ी चीजें होती है एग्जाम को निकालने के लिए। फोड़ दोगे एग्जाम को यार, रियली बता रहा हूँ, फोड़ दोगे, बस थोड़ा सा टाइम निकालो और स्टार्ट कर दो तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। चलिए, तो भाई देखिए क्या करना है, सबसे बस मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम चैनल। बिकॉज क्यों? क्योंकि क्लासेस की जो अपडेट है आपकी, जो क्लासेस की अपडेट है, वो क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस की अपडेट में क्या है सर, ये न्यू चीज क्या है। देखिए आपका एफएम चल रहा है मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास, है ना। तो 11:30 बजे एएम आपका एफएम चल रहा है, और प्रोडक्शन चल रहा है आपका 5 PM। तो अगर आप ये देखो, एफएम किसके लिए, सिविल भी, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, पी&आई इंजीनियर, तो सबके लिए चल रहा है भाई, एक्सी के लिए। तो एफएम तो सबके लिए चल रहा है, पर प्रोडक्शन पीएम तो 5 PM पे ये चल रहा है। तो आपकी क्लास रेगुलरली हो रही है। बस क्वेश्चंस की बात करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल पे, जो इन फ्यूचर आपके काम आएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो, कोई कमेंट वगैरह है तो आप बता दीजिएगा, कोई डाउट है या फिर किसी भी तरीके की चीज है वो आप मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, मैंने फोन अंदर रख लिया कि बिकॉज कमेंट वगैरह काफी नहीं, टाइम वेस्ट होता है यार, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, देखो, अगर मैं इन कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, 2 प्लेट ईच ऑफ 6 mm थिकनेस आर टू बी बट वेल्डेड, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस एंड सिलेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन के साइज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हीट अफेक्टेड जोन। और मैंने आपको बताया भी था हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है भाई, यहां पे होता है आपका फ्यूजन, ये तो होती है मेल्टिंग, ये तो फ्यूजन है। जो इसकी साइड में है ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला आपका होता है हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, जिसको बोलते हैं HAZ, हीट अफेक्टेड जोन। किसका ज्यादा होगा, यही कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। तो देखो अब कैसे होता है, देखो जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आर्क वेल्डिंग का। देखो आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, आर्क जाती जाती है, देखो यहाँ पे इस तरीके से आर्क जाएगी, तो कंप्लीट लेंथ पे जाएगी, तो हीट इफेक्टिव जोन क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो हीट इफेक्टिव जोन सबसे हाईएस्ट, तो मैं बोल सकता हूं हाईएस्ट आपका क्या है, आपका ये है। तो सबसे हाईएस्ट तो ये है, तो लास्ट में देखो 1 आना है, तो इसका मतलब एक सीरीज में 1 आएगा पीछे, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट तो कट जाएगा।
ठीक है, तो देखो लास्ट में 1 1 और 1 गिवन है, एक चीज ये हो गई। अब देखो यहाँ पे एक लेजर है, एक सबमर्जर मेग है। अगर आप लेजर की बात करो और मुझे लेजर लाइट लग रही है, सपोज करो मुझे लेजर लाइट यहाँ पे लग रही है ऐसे, तो लेजर है ना सर, तो वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेशन है, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेशन है उसका सिर्फ। भाई मैं लेजर किया, देखो मैंने लेजर किया तो लेजर सिर्फ एक ही पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है लेजर, देखिए तो एक ही पॉइंट पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे लीस्ट मुझे ये मिल गया ये यहाँ पे, कि भाई जो सबसे लीस्ट होगा वो ये होगा। तो अगर सबसे लीस्ट ये होगा तो 3 और 1 का रेशियो आ गया, 3 और 1 हो गया, तो ये कर दिया। तो देखो मुझे एक चीज पता लगी, 3 सबसे ये होगा और सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये होगा, 3 और 1 बन गया। अब मुझे बचता है ये वाली कंडीशन, कि सर इस वाली कंडीशन में क्या होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इससे ज्यादा देखिए एक कंडीशन है सबमर्ज, तो सबमर्ज में ये होगा और फिर उसके बाद होगा मिग में। तो प्रोसेस इस तरीके से चलेगा, तो 3241 को फॉलो करेगा। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में भी आपका मतलब होता काफी है, बस आर्क वेल्डिंग से थोड़ा कम होगा, उससे कम मिग में और सबसे कम लेजर में। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हो 3241 का, तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग क्या होती है, देखिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यही सारी चीजें आर्क वेल्डिंग की फॉर्म में। देखिए आर्क वेल्डिंग जो होती है आपकी कॉलेजेस में जो आप लोग करते हो ना, आपने देखा होगा बेयर इलेक्ट्रोड यूज किया आप लोगों ने, है ना, बेयर इलेक्ट्रोड का यूज किया होगा, करेक्ट कह रहा हूं भाई, बेयर इलेक्ट्रोड यूज की होगी ना वही कॉलेज टाइम पे ना, कॉलेजेस में, मैं फिर लिख देता हूँ कॉलेज में। तो कॉलेज टाइम पे आपने ये किया होगा, तो कैसे क्या होगा ये मैं आपको बता चुका हूं, कि भाई आप ये करते हो शॉर्ट सर्किट करंट हो जाता है, एक ओपन सर्किट वोल्टेज का यूज करते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो ना। अब देखिए आर्क वेल्डिंग में जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाता है भाई, टेम्परेचर होता है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब आर्क वेल्डिंग में दो टाइप की वेल्डिंग होती है, एक एसी होती है और एक डीसी होती है। तो डीसी हम 95% यूज करते हैं और 5% करते हैं एसी का यूज। मींस आप ये कह सकते हो दो कंडीशन है एसी की, कि जो आर्क स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा आर्क स्टेबल होती है डीसी में, और यहां पे भी लिख देता हूं आर्क ब्लो भी होती है आपकी डीसी में। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन पूछे तो आर्क वेल्डिंग टिक कर देना, कि भाई आर्क ब्लो किसमें ज्यादा होगी, इसमें, डीसी में और ये। ठीक है, तो डीसी वेल्डिंग का यूज हो गया। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन, सर अब यहां पे आती है इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको आप लोग बोलते हैं इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, गैस वेल्डिंग नहीं है ये, सिर्फ इसको नाम दिया गया है बेटा, इनर्ट गैस वेल्डिंग का ही नाम दिया गया है। तो याद रखिए इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होगा। अगर मैं इनर्ट गैस वेल्डिंग की बात करता हूं तो दो टाइप की इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, जिसको नाम बोला जाता है, एक का नाम होता है टी और दूसरी का नाम होता है बच्चे मिग। तो टी क्या होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो आप याद रखोगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये नाम होता है इनका भाई, है ना। तो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में अगर पूछे तो डायरेक्टली टिक कर। ठीक है, अब यही आपको पढ़ना है टिक मिग। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां से सबसे पहले टिक की, देखो टिक क्या होती है बच्ची। अब यही कॉन्सेप्ट थ्योरी के बेस में आपसे पूछा जाता है। देखिए आपने किया पावर सप्लाई यहां पे यूज, ठीक है, पावर सप्लाई किया, एक पावर सप्लाई गई आपकी वर्क पीस पे, ये आपका सपोज करो कोई वर्क पीस रखा है इस तरीके से, और यहां से गया आपका, ये आपकी होगी इलेक्ट्रोड, ये आपकी इलेक्ट्रोड, ई फॉर इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहां पे कोई करंट गया, इसको मान लीजिए पॉजिटिव, और ये हो गया जी पॉजिटिव, क्या हो गया जी, पॉजिटिव हो गया। तो आप इसको मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव और ये मान लीजिए नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को लिखिए 1/3 ऑफ हीट, ये 1/3 ऑफ हीट नहीं होगी, 2/3 होगी, है ना। ये आप इसको एक काम करिए 2/3, इसको लिखिए 2/3। अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 2/3 होगा और नेगेटिव टर्मिनल के पास होगी हीट की 1/3 भाग। ठीक है, तो 1/3 बाई ऑफ द हीट और 2/3 ऑफ द हीट, ये दो चीज है। इसका मतलब क्या होगा सर, अगर हीट इसके पास है, इलेक्ट्रोड ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रोड तो आपने लिया है, तो फुल फॉर्म देखिए आपने लिखा टंगस्टन, तो अगर ये टंगस्टन होगा तो टंगस्टन क्या होगा सर, ये नॉन कंज्यूमेबल होगा। सबसे बड़ी चीज क्या होगी, नॉन कंज्यूमेबल होगा। तो नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल, कंज्यूम, नॉन कंज्यूमेबल
इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, याद है ना। तो आपको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो पहली कंडीशन ये हो गई। वर्कपीस पॉजिटिव है, तो हीट सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो इसके पास आपकी क्या है, कम हीट है। तो देखो इसका मतलब पॉजिटिव हीट है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फॉलो करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आएंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीसीएसपी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डीसीएसपी, डायरेक्ट करंट। आप देखिए स्पेलिंग, इसको देखते रहिए, फुल फॉर्म, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी की। तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी अगर कहीं आपको मिली तो ये आपका हो जाएगा सिस्टम है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। तो देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी, हीट ज्यादा है। अब हीट ज्यादा है तो सर इलेक्ट्रोड तो कंज्यूम हो नहीं रही है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा आपका तीसरा, पेनिट्रेशन, हाई पेनिट्रेशन रेट। क्या होगा बच्चे, ये हाई पेनिट्रेशन रेट होगा। इसका मीनिंग क्या है सर हाई पेनिट्रेशन का, तो अगर ये आपका रेट होगा, तो अगर ये आपका है तो ये पेनिट्रेट इस तरीके से, ऐसे है ना, तो पेनिट्रेशन है ये, तो यहां तक डेप्थ तक आपकी वेल्डिंग होगी। तो वर्क पीस में एक डेप्थ तक क्या होगी, वेल्डिंग होगी। तो डेप्थ क्या होगी वर्क पीस के अंदर, हाई होगी। अरे समझ में आ रहा है भाई, एक बार कमेंट चेक कर लेते हैं कि बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और चीजें देखते हैं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यहां तक बच्चे को। ठीक है भाई ये लोग, चलो अब आगे बढ़े क्या। अरे बहुत पीछे चल रहा हूं क्या मैं, ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसके साथ साथ और कुछ सर, ये हो गया। तीसरी चीज ये पोलैरिटी होगी, ये पूछता है। चौथा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन कहां पे यूज करते हैं, सबसे बड़ी एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशन के याद रखना, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय। सर ये तो मैंने सुना था, मैंने बता रहा हूं ना। देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और जो आपका एलॉय है, उनके जो आप करते हो ना इंडस्ट्री में यूज, इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल यूज होता है उसमें करते हैं। एरोस्पेस हो गया या एरोनॉटिक हो गया, तो एरोस्पेस और एरोनॉटिक इंडस्ट्री में क्या करता है। तो सर ये तो एक चीज का ध्यान रखना। और तीसरी चीज सर यहाँ पे नेक्स्ट चीज, फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है। तो इनर्ट गैस क्या होती है सर, आपकी आर्गन होती है, आर्गन को यूज करते हैं हम 95%, याद रखना। और एक होती है हीलियम, होती काफी सारी है पर हम लोग मैक्सिमम इन्हीं दो यूज का 5%, इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। तो इनर्ट गैसेस का पूल बनते हैं टू सेव दी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से सेव करने के लिए। बट सर एल्यूमिनियम पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काम करना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं। एसी में क्या होगा सर, हाफ साइकिल करेंगे डीसी रिवर्स पोलैरिटी का यूज, और हाफ साइकिल में यूज करेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी। दो टाइप की पोलैरिटी होती है, एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी कहां पे यूज होती है, जहां पे आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है मैक्सिमम, जहां पे वर्कपीस को ज्यादा हीट मिल रही है और इलेक्ट्रोड को कम हीट मिल रही है, तो ये वहां पे इस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक वर्ड आ जाता है एसी। तो एसी का क्या होता है कि हाफ साइकिल आपका स्ट्रेट पोलैरिटी से और हाफ साइकिल रिवर्स पोलैरिटी से यूज किया जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, वेल्डिंग करना इजी हो जाता है। तो वो किस पे किया जाता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय पे, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है टिक की। तो टिक की थ्योरी में इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो अगर ये वो पिछले वाली कंज्यूमेबल थी, तो ये आपकी होगी नॉन कंज्यूमेबल। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, क्या याद रखोगे कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जा रहा है। कौन सी इलेक्ट्रोड का यूज किया जा रहा है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जा रहा है। अगर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से रखना। देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका कोई वर्कपीस है, ये आपने पावर सप्लाई यहां से सेंड करी यहां पे, और किसको भेजोगे, इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर पूल, किस पूल में होती है, वायर पूल में होती है इस तरीके से। और यहां पे लगे होते हैं भाई साहब दो रोलर, इनको बोलते हैं फीड रोलर। दीज आर द फीड रोलर। तो ये क्या होते हैं आपके फीड रोलर, जो इलेक्ट्रोड को फीड देने का काम करता है, फीड रोलर। ठीक है, अब ये तो इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा सर, ये होती है आपकी नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ये पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो हीट कितनी होगी, 2/3 ऑफ द हीट इसके पास होगा, और इसके पास क्या होगा भाई, 1/3 ऑफ द हीट इस भाई साहब के पास होगा। तो 1/3 ऑफ द हीट इसके पास होगा, पॉजिटिव के पास होगा। बात समझ में आ रही है। तो हीट इसके पास होगा, कंज्यूमेबल होगा, तो कंज्यूमर हीट इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ये इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं भाई, यही दूसरी कंडीशन बोलूंगी, डीसी रिवर्स पोलैरिटी। तो याद रखना, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट
रिवर्स पोलैरिटी का यूज करता है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी ये बन के आ गया। तो कल की क्लास में लगाएंगे क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे कल की क्लास में। याद ना, कल वेल्डिंग की लास्ट क्लास होगी और कल वेल्डिंग की लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लो जाके, क्योंकि जो आपका 1-1 वर्डिंग के क्वेश्चंस है वो यहीं से ही बनते हैं। कोई डाउट बता देना भाई, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे क्लियरली कमेंट कर देना। तो ये बन गया आपका डीसी रिवर्स पोलैरिटी, करेक्ट है। तो 2/3 1/3। तो देखो ये जब कंज्यूमर तो मेल्ट होगी तो देखो पेनिट्रेशन तो लो होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे थर्ड पोर्शन लो पेनिट्रेशन रेट, या फिर आप लिख सकते हो डेप्थ रेट क्या होगा, काफी कम होगा, बट डिपोजिशन रेट हाई होगा। तो आप लिख सकते हो देखो हाई, तो इस तरीके से डिपॉजिट होगी चीजें यहां पे, तो हाई डिपोजिशन रेट, तो ये वर्ड आ जाता है डिपोजिशन रेट, इसके अंदर काफी ज्यादा हाई होगा, हाई डिपोजिशन रेट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती है, यही दो चीजें जो आपका एक मोटिव बनाता है। रोलर का यूज क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से पिछले में भी यहाँ पे ये लगा होता है इनर्ट गैस, मैंने बताया था इनर्ट गैस इसका यूज किया जाएगा। तो इनर्ट गैस क्या करेगी सर, ऑक्सीडाइजेशन से बचाएगी। किससे सेव करेगी आपको, ऑक्सीडाइजेशन से सेव करेगी। अगर वो ऑक्सीडाइजेशन से सेव कर रही है तो आप लोग आराम से काम कर सकते हो। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है, आया कुछ भेजे में, ठीक है भाई। इस तरीके से चीजों को सीखना पड़ता है। तो मिग आ गया, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होती है भाई। अब देखिए तीसरी चीज एक आता है जी, तीसरा आ जाता है यहाँ पे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। बच्चे बहुत परेशान है, सर बताइए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में बताइए। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग लिख दिया, सॉरी, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो सर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में बताइए। जैसी सबमर्ज आता है तो वो लगता है कि सर सबमर्ज पानी के अंदर की जा रही होगी, नहीं सर। देखो क्या किया जाता है, सबमर्ज का मीनिंग क्या है, देखो ये कोई है ना हाई थिकनेस वाला सिलेंडर है, ये समझो थिकनेस वाला, हाई थिकनेस वाला सिलेंडर है कुछ इस तरीके से। अब ये दो सिलेंडर यहां पे रखे और इनके ऊपर वेल्डिंग करनी है। अब देखो इनके दोनों के ऊपर वेल्डिंग करनी है। अब क्या करेंगे, सिस्टम तो पूरा यूज करेंगे हम लोग मिग वाला, ये वाला है ना। अब देखिए जो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, देखिए ये वाली जो कंडीशन है, अब यहां पे इनर्ट गैसेस का नो यूज ऑफ इनर्ट गैस, नो यूज ऑफ इनर्ट गैस का यूज नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, एक ग्रेनुलर फ्लक्स होता है, ग्रेनुलर फ्लक्स क्या होता है सर, ये होता है कार्बन ऑक्साइड और कार्बन फ्लोराइड, कार्बन कह रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन याद आ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या होता है, ब्लैंकेट, इसको बोल देते हैं ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स। तो ये बन के आ जाता है। तो ये क्या होगा, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, पतले थोड़े थोड़े हल्के हल्के छोटे बारीक से, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सबमर्ज कर लेते हैं अपने अंदर इस तरीके से। तो हाई थिकनेस को ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से सबमर्ज कर लेते हैं चारों तरफ से। तो थिकनेस देखिए काफी ज्यादा है ना, तो थिक मटेरियल को वेल्ड करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है भाई, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज किया जा रहा है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ये आ गई, तो कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेनुलर फ्लक्स है, यहाँ पे इनर्ट गैस नहीं होगी, सिर्फ ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स होगा, वही यूज किया जाता है थिक मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए। क्या ज्वाइन करने के लिए, थिक मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए। अरे हाँ या ना बोलो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए दूसरी चीज कि सर ये मिग है, अगर मिग कौन से मटेरियल पे की जाएगी, देखो डिपोजिशन ज्यादा है, तो डिपोजिशन ज्यादा है तो यार आपको पता ही होगा, तो ये फिर थिन मटेरियल पे यूज की जाएगी, या थिन पे की जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थिक पे की जाएगी, याद रखना ये थिक मटेरियल पे, क्योंकि पेनिट्रेशन होगा हाई वेज, तो थिक मटेरियल को होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी चीजों को याद कर सकते हो। देखो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, देखो अब क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाता है, Which one of the following welding method provide highest heat flux वोट पर मीटर स्क्वायर, तो वोट पर mm स्क्वायर में पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं हीट फ्लक्स की, अगर कि हीट फ्लक्स किसका ज्यादा होगा 1 mm स्क्वायर में। अब देखिए अगर मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखो कैसे पता लगा मुझे। देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चे, देखिए हीट अफेक्टेड जोन अगर मैं बात करता हूं तो आर्क वेल्डिंग में हाईएस्ट है, और हीट इफेक्टेड लेजर बोइंग में सबसे लीस्ट है।
अगर ये लीस्ट है इस तरीके से, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर ये लीस्ट है तो मतलब हीट फ्लक्स एक पॉइंट पे जो एरिया है वहां पे जो प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स बन रहा है वहां पे, वेल्डिंग कर रहा है, वो हाईएस्ट किसमें होगी? तो आपको पता है जिसके अंदर लीस्ट होगा, तो लीस्ट वाले में ये क्या होगा? लेजर। तो लेजर में हीट फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लेजर के अंदर हाईएस्ट हीट फ्लक्स होता है। और क्यूबिको और हीट इफेक्टिव जोन क्या होता है? मिनिमम होता है। तो हीट इफेक्टिव जोन क्या हो गया? लीस्ट हो गया। तो ये लीस्ट हो गया और आपका ये क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। तो इस चीज को याद रखना, हाईएस्ट हीट फ्लक्स। तो हीट कंसंट्रेशन रेट क्या है यहाँ पे? इसका कुछ ज्यादा ही है एज कंपेयर टू अदर वेल्डिंग। देखो ऑक्सी एक्सिलिन वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस, प्लाज्मा वेल्डिंग, ये सब है तो लेजर के ही सबसे हीट फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी होगी। तो आंसर आ गया, एक नंबर मिल गया। चलिए देखिए, ये रीजन है ये वाला। देखिए ये इस तरीके से दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं ये वाला। देखिए ये आपका एक्चुअली में क्या है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? टी जॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये टी जॉइंट दे रहा है। बट अगर आप इसको उल्टा करो और ये दिखा दो इस तरीके से, तो ये क्या दिखाई दे रहा है सर? ये लैप जॉइंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे। देखो दिस इज बट जॉइंट ऐसे, और ये मैं एक दूसरे के ऊपर हाथ को लैप कर देता हूं, दैट इज ओवरलैप। तो ओवरलैप बन गया। तो ओवरलैप टाइप का एक फिलेट, और ये आपने किया इस तरीके से, तो ये बोला जाता है फिलेट। तो ये क्या हो गया जी? फिलेट। तो फिलेट जॉइंट हो गया। तो आप याद करोगे फिलेट जॉइंट हो गया। अरे यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए क्या कहता है कि अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ द प्रोसेस द टेम्परेचर एक्सपीरियंस बाय अ कॉपर वर्क पीस इन फ्यूजन वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग सच दैट। बताइए टेम्परेचर बताइए। तो देखिए ये लिखा हुआ है लास्ट में, ये जो वाली अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, ये वाली लाइन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट क्या है? वेल्डिंग, वेल्डिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उससे कम ब्रेजिंग में होगा, सोल्डरिंग में होगा। तो अगर देखो, अगर मैं सोल्डरिंग की बात करता हूं तो लेस देन 430 होता है ना, 430 डिग्री सेल्सियस है ना। फिलर मटेरियल टेम्परेचर इज लेस देन 430। ये क्या होगा? मोर देन 430। फिलर मटेरियल का जो टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस। और ये आपको पता है टी वेल्डिंग ये होती है 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है ऑप्टिमल कंडीशन में ये आसपास ये होता है। तो देखो ये हो गया जी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो पढ़ने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, छोटा छोटा है। तो देखो ब्लैंकेट ऑफ फ्यूजिबल ग्रेनुलर फ्लक्स, बस ये याद रखना है। तो जैसे ग्रेनुलर हुआ तो सबमर्ज हो गया। तो ऑप्शन हो गया बी, सबमर्ज वेल्डिंग। अभी आपको बताया कि सबमर्ज में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आओ। अब देखिए ऑटोजीनियस ज्वाइनिंग प्रोसेस आर ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस वेल्डिंग बताओ, खुद बताइए। ऑटोजीनियस बताइए सर। ऑटोजीनियस में बताया था कि सर ऑटोजीनियस में कौन कौन सी होती है सर? जैसे डिफ्यूजन हो गई, डिफ्यूजन के साथ साथ कोल्ड वर्किंग हो गई, कोल्ड है ना, कोल्ड का टाइप हो गया ये। तो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन के साथ साथ कई सारी वेल्डिंग थी, जैसे आपकी आगे आएगी फ्यूजन वेल्डिंग हो गई। तो ऐसी टाइप की वेल्डिंग सारी है। तो आपको पता है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रोसाइड एक अलग है। ये पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ बन गया सर। तो डिफ्यूजन वेल्डिंग मैं लिख देता हूं, डिफ्यूजन और फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोटोजीनियस। इस तरीके से आपके ये एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए हीट इफेक्टिव जोन बताया था, माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज बट डज नॉट मेल्ट। ये मैंने कल भी बताया था आपको, HAZ कि इन फ्यूजन वेल्डिंग में वर्क क्या होता है सर? हीट इफेक्टिव जोन में सिर्फ माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसके अलावा मेल्टिंग नहीं होती, वो फ्यूजन होता है। ये हीट इफेक्टिव जोन है, वो फ्यूजन है। इस तरीके से कैटेगराइज करो भाई। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आप इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक, अधिकतम शेयरिंग, अधिकतम शेयरिंग कर दो। जितनी ज्यादा शेयरिंग कर सकते हो उतनी ज्यादा शेयरिंग कर दो, अधिकतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब, है ना। चले ना आगे बढ़े भाई। तो देखो क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये हो गया जी, ये खत्म हो गया थोड़ा बहुत। एल्यूमिनियम सर हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ये तो सबको पता है कि हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एल्यूमिनियम इज ड्यू टू दिस, डिफिकल्ट होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। इसलिए बताया ना हाफ क्या करेंगे। आपको अगर पता है तो मैंने बोला था कि हाफ प्रोसेस में, हाफ साइकिल में डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी और हाफ साइकिल में डीसी रिवर्स पोलैरिटी, ताकि जो ऑक्सीडेशन है उसको रिमूव करने का थोड़ा काम कर दे रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन तो ये खत्म हो गए, फिर देखेंगे स्मॉलेस्ट। देखो ये लिखा ना स्मॉलेस्ट हीट इफेक्टिव जोन, तो अभी बताया कि स्मॉलेस्ट किसके अंदर हो जाएगा? लेजर बीम। तो लेजर बीम इज आंसर। तो स्मॉलेस्ट हीट इफेक्टिव जोन इसके अंदर हो गया।
चलिए ये कल क्वेश्चन दिया था, तो देखो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग टाइप किसका होता है, ऑटोजीनियस। और मैंने कल हिंट भी दिया था इस क्वेश्चन का भाई कि ऑटोजीनियस है ये, क्या है ये, ऑटोजीनियस है। ऑटोजीनियस में ये सारे टाइप है ना, ये सारे टाइप ऑटोजीनियस के, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कहता है कि एक्सटर्नल सोर्स से किसको हीट दी जाती है, एक्सटर्नल सोर्स से किसको हीट दी जाएगी। मैंने बताया था कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक में इस तरीके से होगा, ट्रांसड्यूसर होगा, जो वाइब्रेशन होगा, ऊपर से हमने लोड लगाया, चिपक जाएगा, तो ये इंटरनली काम कर रहा है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होगा, हेड स्ट्रोक पे रख देते हैं, ये रोटेशन होगा, ये टेल स्ट्रोक पे आया तो रोटेशन हुआ, तो ये हुआ, यहाँ पे हीट जनरेट हुई। जब एक मैक्सिमम लेवल तक हीट पहुंच जाएगी तो हम लेथ मशीन को स्टॉप करेंगे और इस पे एक प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो हीटिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कहने का मीनिंग ये है। तो भाई ये और ये तो खुद एक्सटर्नल तो है नहीं, तो एक्सटर्नल सिर्फ दो बचे, पी एंड एस, सिर्फ ये क्या बचा, पी एंड एस। और कल ये मैंने हिंट भी दी थी आपको कि फ्रिक्शन और अल्ट्रासोनिक क्या क्या होती है ना, तो फ्रिक्शन नहीं होगी और आपकी अल्ट्रासोनिक नहीं होगी, तो बचा क्या, डिफ्यूजन और फोर्स बच गई। तो ये सभी कोल्ड वर्किंग के टाइप थे, ये कोल्ड वर्किंग का टाइप, ये कोल्ड। तो इस तरीके से प्रोसेस को याद किया जाता है ना। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बन के आएंगे। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे सपोज करो गैस वेल्डिंग, देखो गैस वेल्डिंग, अब मैं बात कर लेता हूं गैस वेल्डिंग पे, कल तो क्वेश्चंस लगाएंगे ना। तो देखो दो सिलेंडर होते हैं भाई, यहां पे इस तरीके से दो सिलेंडर रखे हुए, एक में होती है C2H2 प्लस एसीटोन, एसिटिलीन, जिसको आप एसीटोन बोल देते हो, ये दोनों चीजें होती है, जिसको आप क्या बोल देते हो, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। और एक में होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कलर क्या होता है भाई, ब्लैक कलर का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। और ये किस कलर का होता है भाई, मैरून कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चे, ये मैरून कलर का होता है। तो यहां से पाइप निकले होते हैं इस तरीके से भाई, पाइप आया और यहाँ पे ये क्या लगी होती है सर, हाउसिंग, इसको बोलते हैं हाउसिंग। और ये नीचे क्या होती है, टॉर्च। तो ये कहां पे होती है भाई, टॉर्च होती है, ये इसको बोलते हैं टॉर्च। और ये कंप्लीट है हाउसिंग। और ये क्या है, ये होती है फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम बोल दीजिए इसको, क्या होती है, फ्लेम। इसी फ्लेम के बेस पे ही कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा होता है वोल्व, सपोज करो ये वोल्व है रेगुलेशन करने के लिए, तो ये वोल्व है आपका यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं रेगुलेटिंग वोल्व। दीज आर द रेगुलेटिंग वोल्व। तो रेगुलेटिंग वोल्व आगे की समझ में नहीं आया, बताइए, रेगुलेटिंग वोल्व आ गया। तो देखो गैस वेल्डिंग में क्या पूछता है, गैस वेल्डिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ ये प्रोडक्ट किससे वेल्ड होगा, ऐसे पूछ लेता है, ये बताइए ऐसे किससे वेल्ड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप ध्यान रख सकते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे चैप्टर, ठीक है। तो देखिए गैस वेल्डिंग के अंदर दो टाइप की गैसेस यूज करते हैं, फर्स्ट वन ऑक्सीजन, सेकंड वन इज एसिटिलीन, और दोनों को मिक्सर से वेल्ड करते हैं, और वो वेल्ड होता है सर फ्लेम की हेल्प से। तो फ्लेम आपके तीन टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, देखिए तीन टाइप के फ्लेम होते हैं। एक का नाम होता है न्यूट्रल, नेचुरल मत बोलना, न्यूट्रल फ्लेम होता है। एक होता है कार्बोराइजिंग, बेटा कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये तीन टाइप के फ्लेम आपको दिखाई देंगे मार्केट में, और दिखते भी है। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा मालूम होगा कि अगर मैं गैस वेल्डिंग का बात करता हूं, गैस वेल्डिंग दो चीज तरीके से, गैस का यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो वेल्डिंग के यूज भी किया सकता है, और दूसरा कटर। आप जाइए बाहर, अगर आप शॉप पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो वहां पे वेल्डर होते हैं तो वो गैस का काम दो तरीके से करते हैं, कटिंग के तौर पे भी और वेल्डिंग के तौर पे भी। रियली बता रहा हूं, जैसे कोई गाड़ी में फंस जाता है तो अब गेट नहीं है, तो गेट को किससे हेल्प से, कटर, तो ये गैस कटर का ही यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट ना। तो वो वेल्डिंग के लिए यूज भी की जाती है और कटर के लिए, दोनों पर्पज से यूज की जाती है। यहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग से बनता है। तो सबसे पहले यहां पे बनता है सर O2 और C2H2 होगा, C2H2। इन दोनों के वॉल्यूम के बारे में बात करता है, किसके बारे में, कि वॉल्यूम के हिसाब से क्या इनका रेशियो क्या होगा। सपोज करो O2 और ये C2H2, करेक्ट ना। इस तरीके से रेशियो होता है C2O2। तो वॉल्यूम के हिसाब से कितना मिक्स किया जाए, तो बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम के हिसाब से। तो देखिए अगर कभी भी वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए तो याद रखना दोनों का वॉल्यूम के हिसाब से 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1 होता है, ठीक है। अगर ये ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, अगर याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, एक वर्ड को कांस्टेंट मान लीजिए, तो मतलब एक गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में ले लीजिए 1:1 का रेशियो, क्या लीजिए 1:1, तभी पता लगेगा हमें
तभी पता लगेगा। तो अगर यहाँ पे कार्बोराइजिंग में लूंगा तो ये हो जाएगा 0.9, ठीक है, और यहां पे लूंगा तो वॉल्यूम के हिसाब से 1.5, मोल के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से कह रहा हूं, तो 1.5:1 बन जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सर C2H2 इज ग्रेटर देन O2, और ऑक्सीडाइजेशन में ऑक्सीजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिड, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना जरूरी है। दूसरा, अगर हम लोग फ्लेम की बात करें तो देखो, फ्लेम कुछ इस तरीके से जनरेट होके आता है, ठीक है। ओ माय गॉड, व्हाट अ बिजी डे। तो देखिए ये फ्लेम बन के आएगा इस तरीके से ऐसे, और ये बन के आएगा फ्लेम ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर होती है इनर कोर। तो भाई ये होती है इनर कोर। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर कैंडल जला रहे हो आप लोग, तो कैंडल की तरीके से ये मैंने बनाया है। देखो अगर आप इसको स्ट्रेट कर दो तो कैंडल की तरीके से इसने लिया है शेप। ये इनर कोर होता है, ये आउटर डेवलपर, इसको बोलते हैं आउटर डेवलपर। तो आप इसको डेवलपर के नाम से बोल सकते हो। तो इसका क्या होता है, ब्लू टाइप का, थोड़ा ब्लू टाइप का, ये थोड़ा व्हाइट टाइप, तो ये व्हाइट होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहे थे इसका टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर होता है अराउंड 3100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस। तो इनर का क्या होता है, 1275 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ये इतना होता है भाई, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन वाले फ्लेम की, तो देखो ध्यान से देखना, ये बन गया आपका, ओहो हाँ, ये ऐसे इनर कोर, और ये बन गया आपका आउटर डेवलप। तो ये आपको पहचान कैसे होगी, सर ये होगा ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, ये ब्राइट होगा, ठीक है। ये ब्राइट होगा तो इसका टेम्परेचर होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर पूछ लेता है कि इन फ्लेम में से सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, तो याद रखो ऑक्सीजन। अरे यार हम तो एक चीज पढ़ते आ रहे हैं क्लास से कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है ना। तो जब सहायता करती है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन वाले फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं सर कार्बोनाइजिंग फ्लेम की, तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम का क्या होगा सर, ये इनर कोर होगा, ये एक इंटरमीडिएट होगा, और ये एक इस तरीके से आउटर डेवलपर होगा। तो ये तो आउटर हो गया भाई, और ये क्या हो गया जी, इंटरमीडिएट। तो आप याद रखोगे इंटरमीडिएट हो गया, क्या हो गया जी, इंटरमीडिएट हो गया। और ये क्या हो गया जी, आपका इनर कोर हो गया। तो ये बन गया आपका इनर कोर। तो ये इनर कोर के हिसाब से आ गया। तो टेम्परेचर कितना होता है इसका, 2900 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना बेटा, 2900 डिग्री। तो ये जो आपको बनाया, मैं बीच वाला मिडिल को एक डार्क, ये ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये कलर कैसा होता है इसका, तो ये रेडिश कलर का होता है। किस कलर का, रेडिश। तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि ये जो आपका इंटरमीडिएट फ्लेम जो क्रिएट होगा, उसका कलर क्या होगा, तो रेड कलर होगा। तो याद रखना कि रेडिश कलर होता है थोड़ा, तो रेडिश कलर से आपको पहचान करनी पड़ेगी। अरे हाँ है ना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट बनेंगे, थोड़ा सा काम चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज अगर कॉन्सेप्ट पूछ ले, भाई देखो यही चीज बना रहा हूं यहां पे भी इसी तरीके से। तो ये न्यूट्रल फ्लेम है, ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। तो देखिए अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं न्यूट्रल फ्लेम में, पहचान कैसे होगी, तो ओ सॉरी, चलो इसको पीछे ले लेते हैं, अब थोड़ा सा लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ना, पेजेस ऐड हो गए बीच में ना। तो ध्यान से रखें, देखिए अगर मैं प्रीवियस वाले को ही देखूं, तो न्यूट्रल फ्लेम में साउंड कैसी होती है, तो सर हीसी नॉइज आती है। कैसी नॉइज आती है बच्चे, हीसी नॉइज आएगी, हिस वाली, जैसे हिस वाली होती है नॉइज। अब वहां पे देखिए ऑक्सीजन ज्यादा है तो रोरिंग, रोर करने वाली आएगी, जैसे शेर दहाड़ रहा है भाई, रोरिंग नॉइज आएगी। तो नॉइज कैसी होती है, रोरिंग। तो रोर कर रहा है भाई, रोरिंग नॉइज है। तो इस टाइप की नॉइज आपको वहां पे साउंड क्या होगी, सुनाई देगी, रोरिंग सुनाई देगी। इस टाइप में आपको बड़ा ध्यान रखना है। ये क्या होगा, थोड़ा स्मोकी लेस होगा। तो याद रखना ये स्मोकी लेस होगा, स्मोकी लेस। तो कोई स्मोकी नहीं, स्मोकी लेस है थोड़ा बहुत। तो मतलब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, स्मोकी लेस को हटाओ, आप ये कह सकते हो नॉइज हो गया, नो नॉइज। इसके अंदर कोई भी नॉइज नहीं है, नो नॉइज, कोई भी नॉइज नहीं है। क्या है, कोई भी नॉइज नहीं, बल्कि थोड़ा सा स्मोकी हो सकता है, ये स्मोकी प्रोसेस हो सकता है, ये कि थोड़ा सा स्मोकी हो। क्या हो, स्मोकी, मतलब आपका ये समझ लीजिए धुआं ज्यादा आ रहा है, स्मोकी हो सकता है, ठीक है। तो हिस नॉइज, तो हिसी नॉइज से आप इसको पहचान लोगे, इसमें नो नॉइज, उसमें रोयरिंग नॉइज आती है, ठीक है, करेक्ट है। अगर मैं बात करता हूं कौन से मटेरियल पे काम कर सकते हैं, तो याद रखना मटेरियल अगर आपसे पूछे तो याद रखना जैसे हाई कार्बन स्टील। क्या भाई, हाई कार्बन स्टील के जो प्रोडक्ट है वो इस पे किया जाएगा। दूसरा अगर पूछे कास्ट आयरन, तो अगर आपसे पूछे कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन भी आपका न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड होता है। अगर बात करें कार्बोनाइजिंग की, तो मीडियम कार्बन स्टील के साथ साथ हाई कार्बन स्टील भी चल जाता है।
और साथ साथ जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम से वेल्डिंग होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था कि कास्ट आयरन किस वेल्डिंग से यूज हो रहा है, आर्क गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग। और अगर टाइप्स पूछ ले तो मैक्सिमम आपका न्यूट्रल से भी हो जाता है और ऑक्सीडाइजिंग से भी हो जाता है, पर अगर अभी जो आंसर चल रहा है वो कास्ट आयरन वाला चल रहा है, तो ये न्यूट्रल वाला। अगर रोडिंग वाली की बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग की, तो ऑक्सीडाइजिंग में अगर मैं आपको पूछूं कौन से मटेरियल है, तो आपको याद रखना है कि सर ये मटेरियल यूज करेगा जैसे कॉपर ब्रास एलॉय, कॉपर ब्रास एलॉय इस टाइप के, या कॉपर ब्रोंज एलॉय, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट हो गए वो सारे के सारे कौन यूज करेगा, ये यूज करेगा। तो अगर आप यहां देखोगे कार्बोराइजिंग फ्लेम कॉपर वाले पे यूज नहीं हो रहा है, तो याद रखना कि सर यहाँ पे कॉपर के क्या, सर कॉपर वाले जो कॉपर चीज है, कॉपर के बॉल नहीं बनते, तो कॉपर के बॉल ऑक्सीजन में यूज हो सकते हैं, वहां पे नहीं होंगे, स्टेनलेस स्टील के बना देंगे, पर कॉपर, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली है। तो भाई ये आपका पूछ लेता है यहां पे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बताइए क्या होगा, कैसे होगा, कौन से मटेरियल पे वेल्डिंग करेंगे, कौन से पे नहीं करेंगे, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किस तरीके से हीसी नॉइज आएगा, स्मोकी होगा, रोलिंग होगा, ये सभी की सभी जो पहचान होती है, इन्हीं पहचान के हिसाब से हम इनके ऊपर वर्क करते हैं। अदरवाइज ये हमें पता भी नहीं लगने देगा कि कब में ये हो गया और कब में नहीं हुआ। करेक्ट है, तो इस तरीके से मटेरियल है, ये मैंने आपको बता दी है। कास्ट एंड ग्रे कास्ट एंड इन सब का यूज आपको पढ़ना है, और ध्यान से जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कामयाब आप बनोगे। ठीक है, चलिए प्रीवियस आना ना, तो यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं। देखिए यहां पे मैंने कुछ आपको थोड़ा बता देता हूं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में बताया था कि एक हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना। स्पॉट वेल्डिंग तो मैंने आपको कंप्लीटली बता भी दिया है कि स्पॉट वेल्डिंग पढ़ ली हम लोगों ने। तो 3 टाइप की हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है स्पॉट, है ना, दूसरी का नाम होता है बच्चे सीम वेल्डिंग, और तीसरी का नाम होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जो मेनली यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये मेनली यूज की जाती है। जो मेनली यूज की जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो स्पोर्ट में तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से लैपिंग होगी यहाँ पे, और यहाँ पे स्पोर्ट का इस तरीके से काम चलेगा, है ना। तो ये स्पोर्ट बन के आ जाता है। अब सीम वेल्डिंग का क्या काम है भाई, स्पोर्ट में तो हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, सारे क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अलावा क्या करें सर हम, तो सीम को बोलते हैं मल्टी पॉइंट। देखो मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट, ये सॉरी सीम पढ़े ना कंटिन्यूअस, हम इस वर्ड को बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए ये होता है प्रोजेक्शन मल्टी पॉइंट, प्रोजेक्शन को बोलते हैं मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग, और ये होती है आपकी कंटिन्यूअस, सॉरी उसके लिए सॉरी वो ध्यान नहीं रहा है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। तो याद रखना ये होती है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन। अब कंटिन्यूअस क्या होती है सर, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोड आपने कुछ ऐसे यूज की थी, और मैंने बोला था कि कॉपर की इलेक्ट्रोड है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड नहीं होता, इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ रोलर। किसकी फॉर्म में होता है भाई, इन फॉर्म ऑफ रोलर की फॉर्म में होता है। अब ये रोलर कैसे होगा, देखो ये वर्कपीस लगा हुआ है भाई, और यहाँ पे एक रोलर रखा होगा, एक रोलर यहाँ पे रखा होगा। अब ये 2 रोलर रखे हैं, अब वेल्डिंग क्या होगी, ये ऐसे चलेगा, तो ये इस तरीके से वेल्डिंग होती हुई चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पीड, है ना। तो रेजिस्टेंस कहां क्रिएट हो रहा है सर, प्लेटों के बीच में। याद रखना रेजिस्टेंस कहां पे क्रिएट होगा, इन दोनों प्लेटों के इंटरमीडिएट में होगा, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में होगा। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेट में ऑलरेडी। ठीक है, कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो आपको बता देना भाई इन दोनों रोलर के यहाँ पे, तो रोलर की फॉर्म में, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्शन बनाना है, मैं इजीली आपको बता देता हूं, इस तरीके से एक एम्बोसिंग सरफेस बनानी है। कौन सी एम्बोसिंग, तो एक जॉइंट यहां पे हो गया, एक जॉइंट यहां पे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, और इस तरीके से हो गया, तो ये बन जाता है मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। तो इसी को बोलते हैं मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। तो ये सभी के सभी क्या है जी, टाइप्स होते हैं। क्या होता है ये, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप। तो आपसे पूछ लेता है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग बताइए, मल्टी पॉइंट बताइए, इस तरीके से बोल दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सारी चीजें हैं एक थ्योरेटिकल बेस है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इजी तरीका है और बहुत बड़ा प्रोडक्शन है यार। अब सारी चीजें मैं आपको कराता जा रहा हूं डे बाय डे, तो आप लोग क्या करिए, कंटिन्यू पढ़े रहिए।
तो जितनी ज्यादा कंटिन्यू होगी उतनी आपको समझ में आती रहेगी चीजें। चलिए अब मैं बता देता हूं इसके डिफेक्ट्स के बारे में। अगर डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो डिफेक्ट्स में क्या होते हैं सर, एक होता है वेल्ड स्पेल्टर, वेल्ड स्पेटर है ना, वेल्ड स्पेटर, आप इसको वेल्ड स्पेटर बोल सकते हो। वेल्ड स्पेटर क्या होता है सर, ड्यू टू देखो वेल्डिंग स्पीड, हाई करंट, लो स्पीड, तो हाई करंट या फिर बोल सकते हो लो करंट या हाई स्पीड की वजह से तो वेल्ड स्पैटरिंग हो जाती है, तो आर्क ब्लो भी होता है, तो ये सारी चीजें वेल्ड स्पैटर। तो आपसे पूछता है डिफेक्ट क्या होता है, वेल्ड स्पैटर होता है। दूसरा डिफेक्ट अगर आपसे पूछे तो सर अंडर कटिंग, तो अंडर कट हो जाता है सर, अंडर कट। अंडर कट मतलब ये कोई वर्कपीस है, ऐसे अंडर कट हो गया, देखिए इस तरीके से ये अंडर कटिंग के अंदर आ गया, तो वर्कपीस क्या हो गया सर, ये अंडर कट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो स्लैग इंक्लूजन, तो याद रखते रहिए स्लैग इंक्लूजन, तो इस टाइप के डिफेक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका स्लैग इंक्लूजन, तो अंडरकट के बाद स्लैग इंक्लूजन, तो ये भी आपका एक डिफेक्ट है, स्लैग इंक्लूजन। फोर्थ, इस तरीके के टाइप्स होते हैं भाई, है ना, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपका फ्लक्स है, सॉलिड टाइप का फ्लक्स, जो वेल्ड पूल है उसमें ड्रॉप हो जाता है। अब वो जैसी वेल्ड पूल क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो जो आपके सॉलिड पार्ट है वो उसमें ही जाके जम जाते हैं, सोलिडिफाई हो जाते हैं। इस टाइप के पार्ट को बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। ये इस टाइप के वेल्ड स्पेटर, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन। आप और बता सकते हो कि भाई लैप है, वेल्डिंग शिफ्ट हो गई है, इस तरीके से, या काफी सारे डिफेक्ट्स होते हैं, आप लोग, आपको पता ही है सर। तो ये सारे टाइप्स के क्या होते हैं, डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये तीनों क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए वेल्ड स्पेटर क्या हो जाएगा, इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। सरफेस डिफेक्ट, तो सरफेस के ऊपर कोई डिफेक्ट है, आपने क्लीन नहीं किया, तो ये सारी चीजें आ जाती है डिफेक्ट के अंदर। तो मे होप आपको इतनी सारी चीजें पता लग रही है डिफेक्ट्स के बारे में। तो इसके बाद देखते हैं, तो इसके साथ साथ तो ये तो डिफेक्ट्स के अंदर कुछ चीजें आ जाती है। इससे और कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट बच गया है, तो ये सभी चीजें। हाँ, अब इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग एक वर्ड आ जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की एक खास बात है, क्या खास बात है सर, ये की जाती है वर्टिकल पोजीशन पे। किस पोजीशन पे की जाती है भाई, ये वर्टिकल पोजीशन पे की जाती है, याद रखना, वर्टिकल पोजीशन। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये क्या होती है, वन टाइम में एक ही पास में हाई थिक, आप इसे कहते हो हाई थिकनेस मटेरियल को, हाई थिकनेस मटेरियल, हाई थिकनेस मटेरियल ज्वाइन, मटेरियल ज्वाइन बाय वन पास, वन पास है ना, वन पास तक। तो आप ये समझ लीजिए अप टू 450 mm के एक उसको वेल्डिंग को सिर्फ एक ही पास में ही क्या कर सकती है, वेल्डिंग कर सकती है। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होता है वर्टिकल पोजीशन। दूसरा ये, तो यही एक इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपसे थ्योरेटिकल में पूछी जा रही है। इसके अलावा जो भी क्लासेस अगर आप देखोगे बेटा, तो वो हमारी क्लासेस चल रही है इस चैनल पे। अगर हमारी वेबसाइट है www.adangle.com या classes.adangle.com, ये adangle.com, classes.adangle.com पे भी हमारी काफी क्लासेस चल रही है। आप जाइए वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वहां पे डायरेक्टली जाके भी ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारी चीजें वहां सीखने को मिलेगी फुल डिटेल में, क्या कंप्लीट डिटेल में आपको वहां पे सीखने के लिए ये सारी चीजें मिलेगी बच्चे, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, आप गेट का बैच चल रहा है आपका, तो आप गेट की तैयारी को जल्दी से जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और हमारा जो टेलीग्राम यूट्यूब चैनल। अब आपको कहां मिलेगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ओके, लिंक वगैरह। इसके अलावा अगर आप जेई, मैं ये कह रहा हूं कि अब जेई का पेपर आ रहा है, कुछ बच्चे गेट के एस्पिरेंट्स गेट जेई की तैयारी कर रहे होंगे, तो जेई की तैयारी के साथ भी जुड़ जाओ भक्के, सीरियसली जल्दी से भक्के जुड़ जाओगे। तो वहां पे चल रही है थर्मो, थर्मो का टाइमिंग है 3 PM बच्चे, और यहां पे चल रही है प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन का टाइमिंग है वो है 5 PM। तो जुड़ जाओ फटाफट, तो काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर नॉन टेक्निकल आप लोग पढ़ रहे हो, जिसमें आप नॉन टेक का भी पढ़ रहे हो, तो नॉन टेक जैसे जीके, एप्टीट्यूड, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह टाइप अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो आप हमारे इस चैनल पे जाके सरकारीनौकरी.com, सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ जुड़ जाइए। तो आज की क्लास बच्चे मैं यहीं पे ओवर करता हूं, तो कल की क्लास को सुन लो टुमारो। टुमारो होंगे, टुमारो होगा 7th
ऑफ सितंबर को जो क्लास चलेगी उसमें होंगे क्वेश्चंस। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल आपको मिलेंगे एक साथ। तो सारे क्वेश्चंस को एक साथ निपटा देंगे कल न्यूमेरिकल, और प्लस में जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट, उसको भी लगा लेंगे। थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट जो भी होंगे उनको अप्लाई करेंगे कल की क्लासेस में। तो याद रखना, कल की क्लासेस में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, पढ़िए जितना कर सकते हो। और दूसरी चीज, हमारी एफएम की क्लास भी चल रही है, एफएम। तो एफएम को जुड़िए मॉर्निंग में 11:30 AM। तो 11:30 AM पे आप एफएम की क्लास के साथ जुड़िए भक्के, और वो आपको सारी चीजें कहां मिल जाती है, आपके इस टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए तो बता रहा हूं कि आपको लिंक वगैरह जो भी लिंक है वीडियोस के, वो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। तो वेल्डिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कल एक बार क्वेश्चंस लगाएंगे, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, तो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा कास्टिंग है वो ऑलरेडी डन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटल फॉर्मिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटल फॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल फॉर्मिंग की क्लास लगेगी, उसमें अधिकतर चीजों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लगा लेंगे, अपने खून खून में बसा लेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।